नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन में हमने ऑक्सिन, जिब्रेलिन पढ़ लिया था। ठीक है, जो ग्रोथ प्रोमोटर हैं तीन प्रकार के, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। उसमें अपना साइटोकाइनिन बच गया था, आज वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ रिटार्डेंट जो है एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का शाब्दिक अर्थ, साइटो मतलब होता है सेल। ठीक है, साइटो मतलब सेल, सेल। और काइनिन मतलब काटना, काटना मतलब दो करना, यानी डिवीजन, डिवीजन यानी सेल डिवीजन करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। इसका मेन फंक्शन भी यही है, सेल डिवीजन। ठीक है, चलो इसके हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। प्रोफेसर मिलर, मिलर एक साइंटिस्ट का नाम है। मिलर ने अचानक इसको खोजा। तो जनरली पूछा जाए कि अचानक जिसकी सोच कर, यानी पहले से ही तय करके नहीं खोजा गया, अचानक इसकी खोज हुई। सडनली डिस्कवर्ड बाय मिलर, मिलर ने इसको खोजा। वो किस पे काम कर रहे थे? वो तंबाकू के जो मज्जा है, तंबाकू का पित्त है, उसका टिश्यू कल्चर कर रहे थे मिलर। उस टाइम पर ये अचानक खोजा गया हार्मोन है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, और मिलर ने इसको साइटोकाइनिन नाम ना देकर क्या दिया था? काइनेटिन। मिलर ने इसको बोला था काइनेटिन। साइटोकाइनिन इसका नाम किसने दिया है? लेथम ने, ये याद रखना। लेथम ने इसको क्या बोला था? साइटोकाइनिन। ये पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि फेमस कौन है? साइटोकाइनिन ही है। जिसने खोजा है, मिलर ने खोजा है, उसने इसका नाम दिया है काइनेटिन। इसके अलावा इसके कुछ और नाम है, जैसे फाइटोकाइनिन बोला है ऑस्बॉर्न ने। ठीक है, ऑस्बॉर्न ने इसको बोला है फाइटोकाइनिन। और स्कूब, यानी जिसको बोलते हैं प्रोफेसर स्कूग, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको काइनिन कहा है। ठीक है, काइनिन मतलब डिवीजन करने वाला। तो स्कूग ने काइनिन कहा है, ओसबोर्न ने इसको फाइटोकाइनिन कहा है, और लेथम ने इसका प्रचलित नाम साइटोकाइनिन दिया है। और खोजा किसने है? मिलर ने। तंबाकू के पित्त संवर्धन करते वक्त अचानक खोजा गया हार्मोन है साइटोकाइनिन, और मिलर ने खोजकर मिलर ने इसका नाम दिया था काइनेटिन। तो आपको यहाँ पर तीन चार वैज्ञानिक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट साइटोकाइनिन कौन सा खोजा गया? देखो, मक्का के दाने में, जो मेज का सीड है, मक्का का दाना है, लेथम ने वहां से एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन की खोज की जिसको नाम दिया जिएटिन। क्या नाम दिया? जिएटिन। जिया मेज मक्का का नाम है, तो मक्का के दाने से निकला था, तो उसका नाम दिया जिएटिन। तो जिएटिन पहला खोजा गया साइटोकाइनिन है, और इसको सेपरेट किया था लेथम ने मक्का के बीज से, मेज सीड से। ठीक है, इसके अलावा ये ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क जो होता है, कोकोनट मिल्क का मतलब है नारियल का पानी। नारियल का पानी जो होता है उसको कोकोनट मिल्क, थोड़ा दूधिया कलर का होता है। ठीक है, कोकोनट मिल्क एक्चुअली में है क्या? वह है लिक्विड एंडोस्पर्म, और जो खाने वाला भाग होता है वाइट वाला, वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो लिक्विड एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। नारियल में खाने वाला भाग है कौन सा? एंडोस्पर्म, यानी भ्रूणपोष। तो जो कोशिकीय भ्रूणपोष है उसको तो हम खा जाते हैं, ठीक है, मंदिर के प्रसाद के रूप में। और जो नारियल में पानी भरा होता है वो उसका लिक्विड पार्ट है, लिक्विड एंडोस्पर्म है। ये बात हो गई एक्स्ट्रा, ठीक है, ये याद रखनी है। इसके अलावा जो कोकोनट, सॉरी कोकोनट, नारियल का जो पानी यानी लिक्विड एंडोस्पर्म है, वो भी किसकी तरह काम करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है, साइटोकाइनिन जैसा काम करता है। इसलिए वो भी एक साइटोकाइनिन मान लिया जाता है कि वो साइटोकाइनिन जैसा काम कर रहा है। हालांकि वो हार्मोन नहीं है, लेकिन किसके जैसा काम करता है? साइटोकाइनिन जैसा काम करता है, क्योंकि वो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, जिसका उपयोग हम उत्तक संवर्धन में कर सकते हैं, यानी टिश्यू कल्चर में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोकाइनिन क्या है? एक्चुअली में साइटोकाइनिन है डीएनए के अंदर जो क्षार होते हैं, डीएनए के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, नाइट्रोजन बेस एंड नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कुछ होते हैं प्यूरिन, कुछ होते हैं पायरिमिडीन। ठीक है, तो प्यूरिन में आ जाता है, याद रखना, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन में आता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, ये तो जो एडेनिन वाला प्यूरिन क्षार है, यानी नाइट्रोजन का जो क्षार है एडेनिन, उससे कौन बनता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव है? एडेनिन का। मतलब एडेनिन ही क्या बनाता है? साइटोकाइनिन बनाता है। और एडेनिन क्या है?
जो कि डीएनए का नाइट्रोजन क्षारक है, उससे साइटोकाइनिन बनता है जिसका नाम है एडेनिन, याद रखना। इसके अलावा जो प्राकृतिक रूप से पौधों में साइटोकिन काइनिन पाए जाते हैं और जो बनाए गए हैं, केमिकली बनाए गए हैं, जो साइटोकाइनिन जैसा व्यवहार करते हैं, तो नेचुरल साइटोकाइनिन का उदाहरण है जिएटिन जो मक्का से खोजा गया, और एक है आइसोपेंटानाइल एडेनिन। ठीक है, तो ये दो तो है अपने पास प्राकृतिक साइटोकाइनिन। इसके अलावा जो कृत्रिम या संश्लेषित साइटोकाइनिन है वो BAPA, बेंजाइल एमिनो प्यूरिन, इसके अलावा है थाइडाइज़ुरोन। ठीक है, थायाडायाजुरोन, और एक है BAP बाप, बेंजाइल एमिनो प्यूरिन। यह है सिंथेटिक और यह है नेचुरल। नेचुरल वो जो प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और आर्टिफिशियल वो जो साइटोकाइनिन जैसा व्यवहार जो केमिकल करते हैं उनको बनाया जा सकता है, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन। लास्ट पॉइंट हिस्ट्री में है अपना पास कि ये भी मेवेलोनिक पाथवे से ही बनता है और ये जड़ों में बनता है। याद रखना, ये जड़ों में बनता है। साइटोकाइनिन हार्मोन कहाँ बनता है? जड़ों में बनता है। ये स्पेशल है इसका, है ना, याद रखना। और ये भी वही पाथवे जिससे जिब्रेलिक एसिड बना था, जिससे ऊपर वाले दो और बने थे, वो भी मेवेलोनिक एसिड से बना था, और ये भी मेवेलोनिक पाथवे से ही बना है। ठीक है, यानी पौधों में एक चक्र, एक पाथवे चलता है मेवेलोनिक पाथवे, उसके द्वारा ही इसका बायोसिंथेसिस हो जाता है। चलो अब इसके फंक्शन यानी इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। साइटोकाइनिन का जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पहला काम है कोशिका का विभाजन करना, सेल डिवीजन इसका पहला काम है और मेन काम है। इसके अलावा सेल की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ाता है, सेल इनलार्जमेंट भी करता है, यानी दीर्घीकरण। कोशिका का दीर्घीकरण भी कौन करता है? साइटोकाइनिन। और कोशिका विभाजन का इसका मुख्य काम है, जो कि इसके नाम से भी स्पष्ट है। दूसरा काम है मॉर्फोजेनेसिस इन टिश्यू कल्चर विथ ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ मॉर्फोजेनेसिस करता है। मॉर्फोजेनेसिस मतलब आकारिकी। आकारिकी क्या होता है? जो आकारिकी मतलब जड़ तना पत्ती बनाने को क्या बोलते हैं? अंग निर्माण को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस। मतलब जब हम पत्ती जड़ तना की बात करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो मॉर्फोजेनेसिस कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है, ऑक्सिन के साथ मिलकर। कैसे करता है? जैसे मान लो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, ये टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, कल्चर भर दिया है और यहाँ पर हमने एक सेल रखी है। सेल में इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कल्चर हमने विभिन्न प्रकार का भर दिया, अलग अलग प्रकार के कल्चर आते हैं। ठीक है, अब एक कोशिका विभाजन करेगी, विभाजन कर रही है, तो शुरुआत में क्या डालते हैं हम? यहाँ पर सांद्रता रखते हैं साइटोकाइनिन की ज़्यादा, हाई साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन, और लो लिखते हैं ऑक्सिन। मतलब शुरुआत में साइटोकाइनिन क्या रखते हैं? ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा, और ऑक्सिन भी रखते हैं, दोनों एक साथ रखते हैं, लेकिन इसको कम रखते हैं और इसको ज़्यादा पहले ये डालते हैं। तो इससे क्या होता है? ऑक्सिन क्या करता है? जड़ प्रारंभन करवाता है। तो इस करतों तक जो कि केलस है, इसमें से क्या निकलने लगती है? जड़ें निकलने लगती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या करते हैं? साइटोकाइनिन रखते हैं लो, और ज़्यादा किसको रखते हैं? ऑक्सिन को। उससे सॉरी, पहले क्या निकलेंगे? पहले वाला पॉइंट ये फर्स्ट स्टेप ये है, उल्टा लिख दिया यहाँ पर, और सेकंड स्टेप है तो साइटोकाइनिन रखेंगे कम, साइटोकाइनिन रखेंगे कम और ऑक्सिन रखेंगे ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सिन क्या? जड़ों का प्रारंभन करवाता है। ठीक है, तो पहली स्टेप में साइटोकाइनिन कम, ऑक्सिन ज़्यादा, तो जड़ें निकली आई। दूसरी स्टेप, सेकंड स्टेप जो कि ऊपर लिखी है, बाय मिस्टेकन ऊपर लिखी है, उसमें रखते हैं साइटोकाइनिन हाई कर देते हैं और कंसंट्रेशन ऑक्सिन की कम कर देते हैं। तो साइटोकाइनिन दूसरी स्टेप में क्या कर देते हैं? हाई, और ऑक्सिन की क्या कर देते हैं? यहाँ पर कम कर देते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? प्ररो बनाता है, मतलब तना बनाने लग जाता है। तो याद रखना, हाई कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन की होगी और लो कंसंट्रेशन ऑक्सिन की होगी, तो क्या बनेगा? सूट, मतलब ऊपर वाला पार्ट। और लो कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन की होगी और हाई कंसंट्रेशन किसकी होगी? ऑक्सिन की। दोनों का मिक्सचर देते हैं, तो इसमें क्या बनेगा? रूट। ठीक है, तो ये है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब जड़ तना पत्ती का निर्माण। तो मॉर्फोजेनेसिस में साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ काम करता है। इसके अलावा डिले इन सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है सुप्तता, यानी कि जीर्णता। जीर्णता का मतलब है बुढ़ापा आना, पौधे में बुढ़ापा आना, पौधे का पुराना होना। जैसे मनुष्य बूढ़ा होता है, वैसे पौधे भी क्या होते हैं? बुढ़ापा। तो अगर साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दोगे तो पौधा ज़्यादा जवान रहेगा, धीरे धीरे उसमें बुढ़ापा आएगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो पौधे की उम्र बढ़ानी है तो किसका हम कर सकते हैं स्प्रे? साइटोकाइनिन का। इसको बोलते हैं रिचमोंड लेक प्रभाव। रिचमोंड लेक प्रभाव जो आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, रिचमोंड लेक इफेक्ट, लेग प्रभाव, ये आपको पूछा जाता है किसका है?
कौन सा हार्मोन रिच मॉडल प्रभाव दिखाता है? साइटोकाइनिन। इसके अलावा ये स्टोमेटा ओपन यानी रंध्रों को खोलने का काम भी करते हैं। साइटोकाइनिन से क्या खुलते हैं? रंध्र। ठीक है, क्योंकि बंद किससे होते हैं? एब्सिसिक एसिड से, इससे खुलते हैं। तो ये हो गया अपना ग्रोथ प्रोमोटर का पूरा काम, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और हमने क्या पढ़ लिया है? साइटोकाइनिन। अब चलते हैं ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को रिटार्डेट करते हैं या उसको ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, प्रतिरोधक करते हैं, निरोधन या प्रतिरोधन काम ग्रोथ पे होता है। वो पहला एब्सिसिक एसिड एबीए, जिसको बोला जाता है एबीए शॉर्ट में, या इसको बोला जाता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक टर्म एब्सिसिन से आई है। एब्सिसिन का मतलब था विलगन, अलगाव, तोड़ना। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड के बारे में हिस्ट्री देख लेते हैं। इसके और दूसरा नाम बीटा इनिबिटर भी इसको बोला जाता है, बीटा इनिबिटर। इसके अलावा एब्सिसिन सेकेंड भी इसको बोला गया, डोरमिन भी इसको बोला जाता है। डोरमिन आपको याद रखना है, डोरमिन डोरमेंसी लाने का काम करता है, इसलिए डोरमिन। एब्सिसिन लाने का काम करता है, विलगन करता है, इसलिए एब्सिसिन सेकेंड। और इनिबिट करने का काम करता है, इसलिए बीटा इनिबिटर। खोज करते वक्त साइंटिस्ट ने इनका नाम बीटा इनिबिटर बोला, एब्सिसिन सेकेंड बोला और डोरमिन बोला। बाद में पता चला तीनों ही एक ही चीज है, जिसको एक साथ मिलाकर क्या बोल देते हैं? एब्सिसिक एसिड, एबीए। इसके अलावा एबीए का जो बनना होता है, पौधे में बनता है, एबीए जो पौधे में बनता है, कहाँ बनता है? ओल्ड पार्ट्स में, यानी पुराने जीर्ण शीर्ण हुए अंगों में बनता है, जैसे फ्रूट, जीर्ण फ्रूट, या पुरानी पत्तियों में किसका संश्लेषण होता है? एब्सिसिक एसिड का। पुराने भागों में एब्सिसिक एसिड का संश्लेषण होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई प्लांट है जिसमें पत्तियां लगी हुई है, प्लांट लगा हुआ है, पूरी कैनोपी है। यहाँ पर गर्मी आई, धूप आई, हॉट समर कुछ भी आया, तो इसको क्या करना है? पौधे को पानी को बचाना है। ठीक है, तो मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और पौधे के पास जड़ों में अवेलेबल वाटर की स्केरेसिटी है, बहुत कम वाटर है, तो क्या कर सकता है पौधा? अपने हिसाब से क्या कर सकता है? पौधा अपने हिसाब से कर सकता है, मतलब वो क्या होता है कि वो अपने हार्मोन से करेगा। तो क्या कर सकता है कि पहले तो ये स्टोमेटा बंद कर ले, अपने जो पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं वो बंद कर ले, तो रंध्रों को बंद कर सकता है ताकि उससे पानी ना उड़े, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? रंध्रों से, स्टोमेटा से। तो ये रंध्रों को बंद कर देता है, इसलिए इसको स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन भी। और एक कब एक्टिवेट होता है? जब प्लांट के पास तनाव वाली स्थिति आती है। तनाव की स्थिति, तनाव किसका? जल का तनाव। जल संरक्षण करना है अब इसको, तो इसको जल की टेंशन होने लग गई है कि हम वाटर कैसे बचाएंगे। तो पौधे जब टेंशन में आ जाता है कि वाटर को बचाना ही है, तो ये हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन बोलता है। तनाव में रिलीज होता है और तनाव को कम करने के लिए क्या करता है? स्टोमेटा को ये बंद कर देता है, इसलिए इसको स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन भी कहते हैं। और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम हो जाएगा, इसलिए इसको एंटी ट्रांसपिरेंट भी कहा जाता है। एंटी ट्रांसपिरेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि पतझड़ के टाइम पर या गर्मियों के समय पर, ठीक है, क्या करता है? ये अपनी पुरानी पत्तियां जो काम की नहीं रही उनको गिरा देता है, ताकि फालतू ट्रांसपिरेशन में पानी व्यर्थ ना करे। जब कोई बूढ़ा हो जाता है, तो कोई भी अंग बूढ़ा हो जाएगा तो वो इस पेड़ के लिए प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, तो उसको गिराने का काम भी कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। इसलिए इसका एब्सिसिन ऑफ लीव्स ड्यूरिंग समर, तो गर्मियों में ये पत्तियों को भी गिरा देता है। तो इसके देखो कितने काम हो गए। तनाव हार्मोन इसको बोलते हैं क्योंकि ये तनाव में एक्टिवेट होता है। इसके अलावा स्टोमेटा क्लोजिंग होता है, एंटी ट्रांसपेरेंट हो गया, ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। स्टोमेटा क्लोजिंग कर देगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो इसको छिड़क दोगे तो ट्रांसपेरेंट का एंटी ट्रांसपेरेंट का काम कर लेगा। तो आपको एक बात याद हो गई कि एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में भी ये काम करता है एबीए, और नेचुरली पौधे में ऐसा होता है जनरली। ठीक है, और अगर आप ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो इसको छिड़क भी सकते हो, ताकि स्टोमेटा क्लोज हो जाए और एंटी ट्रांसपेरेंट का काम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा गर्मियों के टाइम पर ये पत्तियों को भी गिरा देता है, अर्थात विलगन कर देता है, एब्सिसिन कर देता है, अपने से हटा देता है। लगन मतलब जुड़ना, विलगन मतलब हटना। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में ये जाते हैं यहाँ पे, तो ये इतनी सी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई बोले कि कॉमन हार्मोन बताओ पेड़ का या प्लांट का, कॉमन हार्मोन बताओ कोई सा जो ग्रोथ को रिटार्ड करता हो, मतलब निरोधित करता हो, निरोध करता हो ग्रोथ का, या प्रतिरोध करता हो ग्रोथ का, तो वो है अपना कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक। कॉमन अगर आप बोले ग्रोथ प्रोमोटर कौन है तो आप तीन बता सकते हो, लेकिन अगर आप बोले कि एक बताओ कोई सा, दो में से एक, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड में बताओ कॉमन कौन सा है जो ग्रोथ को रिटार्ड ही करेगा, हमेशा उल्टे ही काम करेगा, तो आपको याद रखना है ये भी है ही कॉमन ग्रोथ रिटार्डेंट है।
ओके, चलो इसके फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन में हम देखते हैं कि एब्सिसिन इसका मेन काम है, क्योंकि इसका नाम ही एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिन का मतलब होता है विलगन। एक बार और बताता हूँ, विलगन। लगन मतलब क्या होता है? जुड़ना, दो लोगों को जोड़ना लगन कहलाता है। वी मतलब अलग करना, तो लगन को तोड़ना मतलब विलगन यानी अलग करना। तो ये क्या करता है, जैसे मान लो ये पौधे पे, ये मान लो फल लगा है, ये पौधे पे लीफ लगी है, तो यहाँ पर जो लेयर होती है जिससे ये जुड़ी हुई लीफ, तो ये सेलुलोज का पार्ट है, सेलुलोज का पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट है पूरा पौधा। तो यहाँ पर एक्टिवेट होकर यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज कर देता है सेलुलेज। सेलुलेज मतलब सेलुलोज को तोड़ने वाला, सेलुलोज को तोड़ने वाला, सेलुलोज को तोड़ने वाला एंजाइम क्या होगा? सेलुलेज। और पेक्टिन, पेक्टिन को तोड़ने वाला एंजाइम क्या होगा? पेक्टिनेज। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो सेलुलोज और पेक्टिन से जो सेल वाल बनी होती है, जो जुड़ते ही यहाँ की कोशिकाओं पे सेलुलोज और पेक्टिन की सेल वाल बनी होती है, उसको गला देते हैं। क्योंकि सेलुलोज और पेक्टिन किससे गलेंगे? सेलुलेज और पेक्टिनेज से। तो उसको गला देते हैं, तो ये पत्तियां अलग टूट जाती हैं, यहाँ से ब्रेक हो जाती है और नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्सिसिन। इसका मेन काम है इनको गलाना, हटाना। ठीक है, मतलब विलगन करना। और ये काम है एंटीऑक्सिन जैसा। तो ये किसका उल्टा है? ऑक्सिन का उल्टा है, क्योंकि ऑक्सिन में मैंने पढ़ाया था कि ये प्रिवेंशन ऑफ एब्सिसिन करता है, मतलब ये विलगन से बचाव करता है। ऑक्सिन छिड़क दोगे तो पत्तियां गिरेगी नहीं इमेच्योर अवस्था में, या फिर फल गिरेंगे नहीं इमेच्योर अवस्था में। लेकिन अगर उसकी जगह आप एब्सिसिक एसिड छिड़क दोगे तो वो गिरा ही देगा, विलगन कर देगा। इसलिए अगर बचाना हो गिरने से तो ऑक्सिन छिड़को, अगर हटाना हो तो एब्सिसिन करना हो तो एबीए छिड़को। इसका मतलब ये काम हो गया एंटीऑक्सिन। तो एब्सिसिक एसिड एंटीऑक्सिन का काम करता है, तो एक ऑक्सिन का विरोधी भी इसको कहा जाता है। दूसरा है बड और सीड डोरमेंसी। ठीक है, बड और सीड डोरमेंसी मतलब कलिका और बीज में ये क्या लाता है? प्रसुप्तता, डोरमेंसी लाता है, ताकि कलिका खिले नहीं और सीड जर्मिनेट ना हो। ठीक है, ये काम ये करता है। अगर किसी सीड पर कलिका पे इसको स्प्रे कर दोगे तो वो जर्मिनेट होने में बहुत देर लगा देगी, जर्मिनेट नहीं होगी। तो ये काम किससे होगा? एंटी जिब्रेलिक एसिड। तो ये किसके, अब मान लो हमने एंटी जिब्रेलिक एसिड इसको बोलते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? जिब्रेलिक एसिड बड और सीड डोरमेंसी को तोड़ता है, जबकि ये लाता है। उल्टा काम हो गया ना, इसलिए इसको जिब्रेलिन एसिड का प्रतिरोधी हार्मोन यानी एंटी जिब्रेलिक भी बोलते हैं। तो एंटीऑक्सिन हो गया, एंटी जिब्रेलिक हो गया। ठीक है, दूसरा ये काम करता है, तीसरा सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है जीर्णता, मतलब इसको छिड़क दोगे तो ये पौधों में क्या आ जाएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा यानी कि पुराने हो जाएंगे पौधे, जल्दी जल्दी उनकी उम्र बढ़ने लग जाएगी। सेनेसेंस भी ये लाता है, बुढ़ापा भी ये लाता है। ठीक है, नेक्स्ट काम है इनिबिटर ऑफ सेल डिवीजन इलोंगेशन। अब देखो, ये कोशिका विभाजन को और कोशिका के दीर्घीकरण को क्या करता है? इनिबिट मतलब रोकता है। कोशिका विभाजन नहीं होने देता, सेल को बड़ा नहीं होने देता। कौन रोकता है? एब्सिसिक एसिड। और बढ़ाता कौन है? साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। इसको क्या बढ़ाता है? सेल डिवीजन को बढ़ाता है और इलोंगेशन को बढ़ाता है। आपने दोनों के काम में कॉमन फैक्टर पढ़ा होगा, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जो काम कर रहा है उसका उल्टा कौन काम कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। इसलिए एब्सिसिक एसिड को एंटी साइटोकाइनिन और एंटी ऑक्सिन भी बोला जाता है। देखो, ये सारे ग्रोथ प्रमोटर का एंटी है, अलग अलग कामों के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा स्टोमेटा क्लोजिंग मैंने बता ही दिया, ये करता है। इसके अलावा ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो, यानी पोटैटो में यानी आलू में ट्यूबर का निर्माण करता है। ट्यूबर मतलब आलू के जो होते हैं, आलू जो होता है, आलू क्या है? आलू एक ट्यूबर है। ट्यूबर मतलब कंद है। तो कंद निर्माण, आलू के कंद निर्माण को ये प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। क्लियर यहाँ तक? चलो, ये एब्सिसिक एसिड भी अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ग्रोथ रिटार्डेंट है इथिलीन, जिसको कभी कभी इथाइलिन भी बोल देते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला है C2H4, मतलब C2H4, 2 कार्बन, 2H2, 2H2, डबल बॉन्ड। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? इन। ठीक है, इन। और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। ठीक है, तो और सिंगल बॉन्ड होता तो एन, एन इन आइन, एथेन, एथीन, इथिलाइन या इथिन या इथिलीन। तो इथिलीन इसको बोल सकते हैं, लेकिन इथिन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बताने का उद्देश्य यही है कि इसको इथिलीन बोलो या एथिन बोलो, बात बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला है तो इसमें इन आएगा। आईयूपीएसी पढ़ी होगी आपने। ठीक है,
हम इसके फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे क्योंकि इससे अपना ज़्यादा संदर्भ नहीं रहेगा। हमको जो याद है एथिलीन के बारे में, आप डायरेक्ट एथिलीन बोल सकते हो। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है प्लांट हार्मोन याद। तो हम ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम उसकी हिस्ट्री में जाएंगे। चलो हिस्ट्री में चलते हैं। एथिलीन जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, कॉमन वायु प्रदूषक है। अगर इसको सामान्य देखा जाए इसके फॉर्मूले के अनुसार से तो हाइड्रोकार्बन है, और यह हाइड्रोकार्बन है तो ये वायु प्रदूषण करता है। हाइड्रोकार्बन शुरुआत में जब इसकी प्रॉपर्टी नहीं खोजी गई थी, उससे पहले इसको एक वायु प्रदूषक माना जाता था, एयर पोल्यूटेंट माना जाता था। ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि वायु को प्रदूषण करता है, इतना से जानकारी थी। लेकिन प्रेट और गोइशल, दो साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इसके लिए भगवान है, प्रेट और गोशल, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको एक नेचुरल प्लांट हार्मोन के रूप में स्थापित किया। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये वायु प्रदूषक नहीं है, आप इसको खराब मत मानो, ये एक और काम कर सकता है, ये प्लांट में हार्मोन का भी काम कर सकता है। तो सबसे पहले स्टेब्लिश किसने किया, प्रेट और गोशल ने, ठीक है, नेचुरल प्लांट हार्मोन के रूप में स्थापित किया। और ये ऐसा पहला हार्मोन है पांचों हार्मोन में से, या प्लांट के सभी हार्मोनों में से जो आने वाले हैं, अभी कितने आएंगे तो पता नहीं, लेकिन जो अभी तक प्राप्त हार्मोन है, सब हार्मोन है टोटल, उनमें ये वाष्पशील हार्मोन है। वाष्पशील यानी उड़ जाता है, जैसे गर्मी पाके उड़ जाती है गैसें। और गैसीय हार्मोन, प्रथम गैसीय हार्मोन है, गैस के रूप में रहता है और वाष्पशील होता है। ठीक है, पहला हार्मोन है जो गैसीय और वाष्पशील हार्मोन है, वोलेटाइल एंड गैसियस इसकी नेचर है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट का जिक्र आता है, बर्ग। बर्ग ने इसको सबसे पहले ये बताया, बर्ग ने दुनिया को ये बताया कि यह हार्मोन क्या करता है, फलों को पकाता है। देखो, पहले तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो इसको बोलते हैं वायु प्रदूषक था। फिर प्रेट और गोश्चल आए, उन्होंने बोला कि ये प्लांट हार्मोन के रूप में काम कर सकता है। उसके बाद ये भी पता चला कि ये केवल गैसीय अवस्था में रहता है। लेकिन बर्ग सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये गैस अवस्था में रहता है, हाइड्रोकार्बन भी है, प्लांट हार्मोन भी है, लेकिन ये करता क्या है, ये करता है फ्रूट को पकाने का काम। तो फल परिपक्वन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, एथिलीन। ठीक है, चलो, एथिलीन का सबसे ज्यादा प्लांट में कहां पर प्रोडक्शन होगा, जहां पर ऑर्गन क्या होंगे, जीर्ण शीर्ण होंगे। जैसे एबी एसिड है, एबी एबी जो है एब्सिसिक एसिड, वो भी पुराने पार्ट्स में मिलता है, और ये भी वहीं मिलता है जहां पर जीर्ण या बूढ़े ऑर्गन रहेंगे। बूढ़े ऑर्गन मतलब पुरानी पत्तियां, पुराने फल ये रहेंगे, वहां पर ये तेजी से बनेगा, हाई कंसंट्रेशन में बनेगा। हालांकि बनता रहता है, फल इससे पकते हैं, बनता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी देखने को कहां पर मिलेगी, जहां पर जीर्ण होते हुए अंग रहेंगे। और एक जगह और मिलेगी कि जो जड़ें पानी में डूबी हुई रहती है, वहां भी क्या निकलता है, एथिलीन निकलता है। अलग ही खुशबू आती है, अलग ही एथिलीन की खुशबू आती है वहां पर। जैसे पेडी के फील्ड में जाओ तो वहां मेथिन की भी आती है और एथिलीन की मिक्स गैस की खुशबू आती है। ठीक है, तो वाटर लॉग्ड रूट्स जो होती है वो भी क्या बनाती है, एथिलीन का प्रोडक्शन करती है, याद रखना। अब कभी पूछ ले कि वाटर लॉग्ड रूट्स क्या बनाती, कौन सा हार्मोन बनाती है, तो वहां पर मेथेन मत कर देना, मेथेन हार्मोन नहीं है, मेथेन गैस है एक। ठीक है, मेथेन एक गैस है, हार्मोन नहीं है, उसका प्रोसेस अलग है, वो बताऊंगा कभी। कौन सा हार्मोन, पहले शब्द पे ध्यान देना आप, कि वाटर लॉग्ड सुनते आप मेथेन लगा दो, कि चावल याद आ गया, पेडी याद आ गई, पेडी में मेथेन होती है, वहां पर खुशबू खुशबू बदबू आती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन देखना कि वाटर लॉग्ड रूट्स में कौन सा हार्मोन बनता है, एथिलीन बनता है। ठीक है, अब इसके काम भी देख लेते हैं, एथिलीन के फंक्शन देख लेते हैं, जिसमें एक फंक्शन तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। चलो, पहला तो आपको पता है कि ये फल परिपक्वन हार्मोन है, तो फ्रूट राइपनिंग करेगा ही सही। और कब राइपनिंग करेगा, खड़े खड़े पेड़ पर फल पक जाए, जैसे टमाटर का फल है पेड़ पे पक गया, ऐसा नहीं है। जो ऐसा है जिनको तोड़ने के बाद पकाया जाए, यानी हार्वेस्ट कर लो उसको और उसको पका दो। फिर मैं बताऊंगा आपको कि नॉन क्लाइमेट्रिक क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, ये भी बताऊंगा, आगे सब आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी यहाँ हार्मोन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल सिंपल बात करते हैं कि फलों को तोड़ने के बाद वो कच्चे तोड़ लो उनको, और उनको पकाने के लिए हार्मोन छिड़क दो। कौन सा, एथिलीन, तो पक जाएंगे। जैसे बनाना, नाशपाती, पपाया, लेमन, कुछ भी फल ले लो, उसको पका सकते हैं हम एथिलीन से। ठीक है, इस
एक एथिलीन का ट्रेड नाम जो मार्केट में चलता है वो भी मैं बता देता हूँ, अलग अलग। इथेरेल चलता है, एथेफोन चलता है, तो मैंने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया इथेफोन, ठीक है। इथेफोन का केमिकल नाम क्या है? क्लोरो इथाइल फोस्फोरिक एसिड है। इसको शॉर्ट में केमिकली सेपा बोलते हैं, क्लोरो एथाइल फोस्फोरिक एसिड, सेपा। सेपा के नाम से केमिकल नाम है इसका, सेपा। और इसका ट्रेड नाम है इथेफोन। ये फल पकाने में काम आता है। और इसके ये इथिलीन का ही क्या है? ट्रेड नेम है। ओके, इथेरल भी है, उसको भी पकाते हैं, ठीक है। दूसरा काम है इंड्यूस सेनेसेंस एंड एब्सिशन, वही जो काम करेगा ये भी है, ये भी वही काम करेगा, दोनों ग्रोथ रिटार्डेंट है। तो ये एक डोरमेंसी भी लाएगा, विलगन भी करेगा, सेनेसेंस जीर्णता भी लाएगा। जीर्णता और विलगन इसका भी काम है, ठीक है। कॉमन काम तो करेंगे, कॉमन काम जो ग्रोथ रिटार्डेंट का होता है वो तो दोनों करेंगे। इसके अलावा इसका स्पेशल काम ट्रिपल इफेक्ट ऑन स्टेम, तो स्तंभ या तने पर, ये क्वेश्चन अभी आरईओ में आया था, एमपी में एग्जाम है, आरईओ एसएडीओ किसी में आया था ये क्वेश्चन। तने में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, एथिलीन का तने पर प्रभाव होता है। तीन प्रभाव पड़ते हैं तने पर। इसकी लंबाई को ये घटा देता है, तने की लंबाई को घटा देता है। तने की मोटाई को ये बढ़ा देता है, तने की लंबाई को तो घटा देगा, तने की मोटाई को बढ़ा देगा। और तना का क्षैतिज ग्रोथ, क्षैतिज ग्रोथ का मतलब कोई तना ऐसा है तो उसको ऐसे फैलाएगा, ऊपर नहीं ले जाएगा, किधर ले जाएगा? ओरिजेंटल। तो तने की क्षैतिज ग्रोथ, क्षैतिज वृद्धि को ये प्रमोट करता है। तो ये तीन काम, मतलब तने पर इसके तीन प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल इफेक्ट। और एक क्वेश्चन अभी पूछा गया है, एसएडीओ में पूछा है शायद, है ना, एसएडीओ 2022 में पूछा है, हाँ 22 में पूछा होगा, ठीक है। एमपी के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमपी वाले, ज़्यादा ध्यान रखना है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि ट्रिपल इफेक्ट किस पर, किसका होता है? एथिलीन का होता है, तने पर होता है। और क्या क्या होता है अंदर भी पूछ सकते हैं, तो लंबाई को घटाता है, मोटाई को बढ़ाता है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा ये मूल रोम की वृद्धि भी करता है। जड़ें होती हैं उनमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि जल अवशोषण करने का काम करते हैं, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन या वाटर एब्जॉर्प्शन के संदर्भ में रूट एयर्स क्या काम करते हैं वो देख सकते हो। तो रूट एयर्स को भी ये प्रमोट करता है, यानी कि मूल रोम की वृद्धि करता है। चलो यहाँ तक अपने प्लांट हार्मोन खत्म हो चुके हैं, 2 क्लास में ले लिया, ताकि आप पहले 2 हार्मोन पढ़ो जो बड़े वाले हैं, उसके बाद ये 3 छोटे वाले हार्मोन है जिसका मैटर कम है, ये पढ़ो। और इसको बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही स्वतः ही याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।